जय हिंद एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है बेटा CDS मैथ्स फ्री बैच में। आज हमारा थर्ड सेशन होगा और इसके अंदर हम सीखेंगे बेटा रेशो के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट। लास्ट के 2 सेशन में हमने रेशो का बेसिक देखा था और जो एक सिंगल लाइन में हम रेशो फॉर्म करते हैं वही क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे आएंगे ये लास्ट के 2 सेशन में मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो आज हम बेटा कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले 2 चीज़ें हैं जो आपको और आनी चाहिए। लाइक बेटा अगर आपको दे दिया जाए कि आपको एक रेशो दे रखा है A/B+C, या वो आपको इसको बेटा ऐसे लिखे या रेशो की फॉर्म में लिखे, मैंने आपको सिखाया था एक ही बात है। लाइक 3/4 एंड B/A+C इज इक्वल टू 2/3, एंड देन आपसे बोल देगा फाइंड A/B/C, या तो A/B/C आपको बोल देगा, या हो सकता है यहाँ से आपसे कुछ और पूछे। ठीक है, जितना मैंने रेशो में आपको सिखाया है ना बेटा, उसी चीज़ को अप्लाई करो, उसी चीज़ को ध्यान में रखो और आप मुझे इसका आंसर बताओ। एक बार खुद से ट्राई करो इसको। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको रेशो के अंदर क्या सिखाया है, कि हमने सीखा है कि अगर आपको रेशो दे रखा है ना, तो बेटा एज इट इज़ वैल्यूज़ को हम मान लेते हैं। A की वैल्यू 3, B+C की वैल्यू 4, B की वैल्यू 2, A+C की वैल्यू 3। आपको याद होगा लास्ट के 2 सेशन में मैंने आपको एक बात और सिखाई थी कि जो भी रेशो आपको दे रखे हैं ना, भाई देखो ये चीज़ ऐसे भी तो आ सकती है ना, भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A/B+C आपको दे रखा है 3/4 एंड B/A+C आपको दे रखा है 2/3। ध्यान रखना, ये चीज़ आपको ऐसे भी देखने को मिल सकती है, बात तो एक ही है। मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया कि आप रेशो में देखो क्या कॉमन है। आपको याद होगा A/B, B/C, तो उन रेशो में आपको B कॉमन दिखता था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप ध्यान से देखोगे आप देखोगे कि सर यहाँ पे A दे रखा है और यहाँ पे B+C दे रखा है, यहाँ पे B दे रखा है और यहाँ पे A+C, मतलब इंडिविजुअल क्वांटिटी जो है रेशो के अंदर वो सेम है ही नहीं। भाई इनिशियल वाले रेशो में आपने देखा था A/B, B/C। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखे होंगे जो मैंने सोल्व कराए थे बेटा, A/B आपको दे रखा था और B/, यहाँ पे इंडिविजुअल देखो क्या कॉमन है, B कॉमन है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर इंडिविजुअल वैल्यू कॉमन नहीं है ना बेटा, ध्यान दो ओवरऑल पे, क्या ओवरऑल सेम है? अगर मैं दोनों को ऐड करूं, अगर मैं इस रेशो में जो क्वांटिटीज आपको दे रखी हैं दोनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहां से A+B+C, यहां से भी क्या मिलेगा? तो आप देखोगे A+B+C। तो बात समझ आई? हो सकता है कि जो क्वांटिटीज का रेशो आपको दे रखा है उसमें इंडिविजुअल क्वांटिटीज सेम ना हो, तो ओवरऑल चेक करो कहीं ओवरऑल तो सेम नहीं है। तो बेटा यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि ओवरऑल क्वांटिटी कैसी है? सेम। मतलब ये जो 2 क्वांटिटी आपको दे रखी है ना, इनका समेशन कैसा है? A+B+C, A+B+C। बात समझ आई नहीं आई? अगर समेशन बराबर है तो अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों का समेशन भी रेशो की फॉर्म में बराबर आना चाहिए। तो ये कितना है? 4 और 3 7। यहां पे दोनों का समेशन आया 7, यहां पे देखो 3 और 2 5। अब इसको सेम करेंगे। इन वाले क्वेश्चंस में हम सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी को सेम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वही वहां पे कॉमन होता था। लेकिन यहां पे कुछ कॉमन है ही नहीं इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल नहीं है तो ओवरऑल चेक करो। ठीक है, तो ओवरऑल देखा हमने A+B+C, A+B+C बराबर आ गया। तो बेटा फिर इन दोनों का समेशन और इन दोनों का समेशन भी बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है? नहीं है, तो बराबर करेंगे। यहां बेटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशो 15/20। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशो 7 2 14, 7 3 21। अब देखो 25 और 25। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? अब कंपेयर कर दो बी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 15, यहां से बी की वैल्यू कितना आएगा? 14। किसी में भी आप पुट कर दो, या तो इसमें डाल दो बी की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू इसमें डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा? सी की वैल्यू। अगर B+C 20 है जिसमें से ए कितना है? 15, तो बेटा सी कितना चला जाएगा यहाँ से? ओके, यहाँ पे हमें हमें दे रखा है बी कितना है? 14, तो सी कितना चला जाएगा? 6। बात समझ में आई नहीं आई? तो हो सकता है बेटा एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे है, कभी कभी आपको इंडिविजुअल क्वांटिटी सेम नहीं देगा तो आपको सेम करनी पड़ेंगी। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कॉमन है, इंडिविजुअल कॉमन है या ओवरऑल कॉमन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। बेटा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, एक सेकेंड।
तो यहां से हमने क्या क्या वैल्यूज निकाली, ठीक है। तो यहां से हमें मिला, मैं इधर ही लिख देता हूं, a इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू कितना मिला यहां से 14, तो यहां से c इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, एंड दैट इज 6। तो बेटा रेशो निकालना आसान हो जाएगा। तो a रेशो b रेशो c कितना है, 15 रेशो 14 रेशो 6 आपका आंसर। बात क्लियर है ये। एक और एग्जांपल लिखो। अगर आपको यही चीज ऐसे दे दे कि b रेशो a प्लस सी आपको दे रखा है 1:2 एंड c रेशो a प्लस बी आपको दे रखा है 3:4, और तब आपसे बोल देगा फाइंड a रेशो b रेशो c क्या होगा। क्लियर है। अब तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ट्राई करो, ट्राई करके आंसर बताओ क्या आएगा। अब हमने देखा अगेन कि यार दोनों में इंडिविजुअल कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो अगर इंडिविजुअल कॉमन नहीं है तो ओवरऑल पे काम करेंगे। अच्छा ओवरऑल देखो क्या मिला, जब दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, जब दोनों को ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी, मतलब हमें ओवरऑल कॉमन दिख रहा है, दोनों क्वांटिटीज का समेशन बराबर है। तो यहां पे डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए 2 + 1 3 दिख रहा है, 4 और 3 7 दिख रहा है, दोनों कैसे करेंगे कॉमन। तो कॉमन करने के लिए क्या करोगे बेटा, यहां 7 से मल्टीप्लाई वहां 3 से मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा b अपॉन a प्लस सी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हमारे पास था 1/2, ओवरऑल मिला 3, ओवरऑल मिला 7, तो बराबर करने के लिए यहां 7 से मल्टीप्लाई, तो नया रेशो 7:14। यहां पे देखा हमें क्या था बेटा, c अपॉन a प्लस बी, और वो कितना दे रखा है 3:4, यानी कि 3/4 बराबर करना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपके लिए 9/12। मतलब b की वैल्यू कितना है, तो यहाँ से आप बोल दोगे बेटा b इज इक्वल टू 7, c की वैल्यू कितना है, तो c इज इक्वल टू 9। a प्लस सी में अगर मैं c पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, a पुट कर जाएगा, a प्लस सी कितना है 14 और c कितना है यहाँ पे 9। अगर a प्लस सी 14 है, c की वैल्यू 9 पुट करूंगा तो a कितना मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, a मिल जाएगा आपको 5। बात क्लियर है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भाई बताओ a रेशो b रेशो c कितना होगा, तो आप कह सकते हो a की वैल्यू 5 है, ठीक है, a की वैल्यू कितना है यहाँ से 5, b की वैल्यू कितना है 7, c की वैल्यू कितना है 9, आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है कैसे करना है। तो अगर इंडिविजुअल इक्वल नहीं है तो फिर अगर ऐसे दिख रहे हैं ना, चेक कर लो ओवरऑल तो नहीं है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आपको बेटा ये देखने को मिल सकता है, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। मैं एक और चेंज कर देता हूं यहां पे अभी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगेन ये क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में भी आ सकते हैं, क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो इसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा। अगर आपको दे रखा है a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1:2:3, तो आपसे बोल देगा फाइंड a रेशो b रेशो c, इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, लगाओ दिमाग क्या होगा, कैसे करेंगे। ध्यान रखना जितने भी बेटा क्वेश्चंस मैंने आपको इसकी फॉर्म में लिखाए हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, बहुत रेयर है कि ऐसे दिख जाए, ये आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दिखेंगे। तो ब्रेक कैसे करेंगे देखो, आप उसको सोल्व करो, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे यही चीज़ ऐसे भी आ सकती है कि भाई आपने किसी अमाउंट को 3 लोगों में डिवाइड करा, और ऐसे डिवाइड करा कि ए को जो शेयर मिला ना वो 3/4 है जितना बी और सी को एक साथ मिला, और बी को जितना शेयर मिला वो 2/3 है जितना ए प्लस सी टुगेदर, यानी कि ए प्लस सी को एक साथ मिला। बस आपको ध्यान के रखना था, लैंग्वेज को ब्रेक करके यहाँ पे आते, और यहाँ पे आने के बाद चेक करेंगे क्या इंडिविजुअल कुछ आपको क्वांटिटी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ओवरऑल पे काम करेंगे। यहाँ पे हमें ओवरऑल कॉमन दिख रहा था तो इस तरीके से सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो, अब ये इंटरेस्टिंग है कि भाई आपको समेशन दे दिया 2-2 का, और तब क्या पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी, कैसे करेंगे। तो कोई ऐसी चीज़ आपको ना बहुत जगह रिपीट होते हुए दिखेंगी, रेशो के अंदर, टाइम एंड वर्क के अंदर, टीएसडी के अंदर। ठीक है, आपको बार बार ऐसी चीज़ अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलेंगी। अगर 2-2 का रेशो आपको दे रखा है सिंगल रेशो में और आपसे इंडिविजुअल पूछा है, एक बार बताओ इसका मतलब क्या है। तो रेशो की फॉर्म में आप कह सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू 1, रेशो की फॉर्म में b प्लस सी की वैल्यू 2, क्योंकि यही तो हम सीख क्या रखे हैं।
और c प्लस a की वैल्यू 3, इजंट इट? अगर ऐसा दिख रहा है तो बेटा तीनों को ऐड कर दो। जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगा 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी आपका 3 आ गया, मतलब पहले आपको यहां तक आना है। अब मुझे बताओ, मान लो मुझे a निकालना है, क्या निकालना है? अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी माइनस कर दूं तो बेटा b प्लस सी कितना है, b प्लस सी है 2, तो 3 में से 2 गया, 1 आ गया। अगर मुझे b निकालना है तो b निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, b निकालने के लिए a प्लस सी को माइनस कर देंगे, तो a प्लस सी कितना है 3, तो मतलब b कितना आ गया 0। अगर मैं c की बात करूंगा तो बेटा c कितना है, यहाँ पे c निकालने के लिए a प्लस बी माइनस करेंगे, तो a प्लस बी माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई रेशो जीरो तो होगा नहीं किसी नंबर का, है ना, क्योंकि भाई जीरो नंबर तो हो नहीं सकता है, हो सकता है लेकिन अभी रेशो की फॉर्म में हमने बेटा एक रैंडम रेशो मान लिया। एग्जाम में आपको हमेशा ठीक रेशो मिलेगा, तो अभी लिख लेते हैं, गलत है कोई बात नहीं, कि a रेशो b रेशो c कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1 रेशो 0 रेशो 2। आपको हमेशा ऐसे नंबर देगा जिसमें आपका जो है ये मतलब जीरो ना आए, है ना, क्योंकि रेशो के अंदर बेटा जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, कुछ ना कुछ नंबर आपको देगा। बात क्लियर है कैसे निकालना है? तो अगर ऐसे दे रखा होगा तो कैसे निकालेंगे एबीसी की वैल्यूज, अगर दो दो का समेशन दे रखा है तो कैसे निकालेंगे। अब इसको खत्म करने से पहले बेटा इसका आंसर आप मुझे बता दो। अगर a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो, ध्यान रखना रेशो है बेटा, यहाँ पे रेशो c प्लस a बराबर है 4 रेशो 6 रेशो 7। क्या पूछेगा आपसे, अगेन दो दो का रेशो दे रखा है, आपसे बोल देगा a रेशो b रेशो c। क्लियर है सभी को? एक बार ट्राई करो खुद से अब। कैसे करना है देखो, अब आपको डायरेक्ट पता है भाई a प्लस बी की वैल्यू 4, b प्लस सी की वैल्यू 6, c प्लस a की वैल्यू 7, इतना हम सीख के आ रखे हैं। अब डायरेक्ट आपको पता है कि भी एक काम करो, दोनों को सबको ऐड कर दो। जब यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 6 और 4 10 और 4 7 17। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आएगी बेटा, 17/2 दैट इज 8.5। बस आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है, रेशो की फॉर्म में है सब कुछ ये, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ रेशो निकाल रहे हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं आपसे कि भाई a की वैल्यू कितना है, तो 8.5 में से a निकालने के लिए b प्लस सी माइनस करेंगे, वो कितना है 6, तो कितना मिला 2.5। ये सब कुछ आपको रेशो की फॉर्म में मिल रहा है। b की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस सी माइनस करेंगे, तो a प्लस सी कितना है 7, 7 माइनस करेंगे बेटा, 8.5 में से 7 माइनस करेंगे दैट इज 1.5। और c की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी माइनस करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी कितना है 4, 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। बात क्लियर है सभी को, बात समझ में आई कैसे निकालना है? अब क्या करेंगे बेटा, आपसे पूछा है रेशो, तो a रेशो b रेशो c कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 2.5, b की वैल्यू 1.5, c की वैल्यू 4.5। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था रेशो ना तो बेटा फ्रैक्शन में होगा ना ही डेसिमल में होगा, तो हम क्या करेंगे डेसिमल हटा देंगे क्योंकि सब में सेम आ रहा है। अब क्या बचा आपके पास, तो 25 रेशो 15 रेशो 45 सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। अगर किसी से कटेगा तो काटेंगे, बिल्कुल कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। तो ये क्या है आपके पास ए बी सी का रेशो। अब क्या मतलब निकालोगे, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 9। तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में आपको इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे। तो जितना मैंने अभी तक बेटा आपको बताया है कि अगर लैंग्वेज आपको इस फॉर्म में दे रखी है या रेशो अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो आप एबीसी का रेशो कैसे निकालेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, एक बार गौर से देखो और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपको एक नया कॉन्सेप्ट आज सिखाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब।
अब देखो रेशो की एक खास बात क्या है उसको ध्यान रखो। एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। वो स्टेटमेंट क्या है, इसको लिख लो बेटा अपनी कॉपी में आप। और ये ऐसा स्टेटमेंट है जो लगभग बेटा 10% क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। वो स्टेटमेंट क्या आप लिखो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इतना कष्ट आप करो उसको लिखने का कि भाई इफ द रेशो ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज इज गिवन, if the ratio of two or more quantities is given, ठीक है, then if each of the given quantity is either increased or decreased by same number, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बाय द सेम नंबर। तो क्या लिखा है अभी तक हमने, इफ द रेशो ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज इज गिवन देन, ठीक है, if the ratio of two or more quantities is given then the given quantity is either increase or decrease by the same number, then the new ratio is also increased or decreased by, ठीक है, either increase or decreased by, ठीक है, सेम वैल्यू। ठीक है, अब हो सकता है आप में से बहुत बच्चों को ये समझ में ना आया हो कि सर क्या लिखा दिया आपने ये, लेकिन बेटा इसको अंडरस्टैंड करो, इसको लिखो, दोबारा समझो, इसका मतलब समझो क्या है। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि भाई 2 नंबर का रेशो ले रखा है, इसी स्टेटमेंट को ध्यान रखो, ये हर जगह आपको दिखेगा। ठीक है, लेट्स से मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, इफ द रेशो ऑफ 2 नंबर इज, let's say beta 4:5, 4:5, if each number is increased by 5, then their ratio becomes, ठीक है, 9:11, 9:11, फाइंड द नंबर। तो जो स्टेटमेंट आपने लिखा है ना अभी, उसको ध्यान से देखो कैसे करना है अप्रोच। मैंने इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि भी 2 नंबर हैं जिनका रेशो कितना था, 4:5। अब मैंने दोनों नंबर को इंक्रीज कर दिया, कितने से, 5 से। यही तो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा है कि भाई अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी का रेशो दे रखा है, अगर आपको रेशो दे रखा है और उन क्वांटिटीज में, इनिशियल वाली क्वांटिटीज में, या तो आप सेम वैल्यू ऐड कर रहे हो सब में, या सब में आप घटा रहे हो कोई भी एक चीज, कोई भी सेम वैल्यू जो आप घटा रहे हो और ऐड कर रहे हो ना, देखो ये डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन डिफरेंट पे अलग तरीके से काम करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं कि जो सेम नंबर आपने ऐड किया है, जो सेम नंबर आपने डिक्रीज किया है, क्वांटिटी 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लिया वो 2 नंबर थे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो बेटा इन दोनों नंबर का रेशो कितना है, 4:5, इजंट इट। अब क्या किया मैंने, दोनों नंबर को 5-5 से इंक्रीज कर दिया। अगर दोनों नंबर को 5-5 से इंक्रीज कर दिया तो बेटा न्यू रेशो कितना आ गया यहां से, आफ्टर इंक्रीजिंग देयर न्यू रेशो बिकम 9:11। ये बात समझ में आई। आपको गौर किस बात पर देना है कि भाई हमने दोनों नंबर में, बेटा दोनों में क्या ऐड करा था, 5, इसमें भी क्या ऐड करा था, 5। तो अगर दोनों नंबर में सेम वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, तो रेशो भी सेम रेट से इंक्रीज होना चाहिए। मतलब देखो रेशो का मतलब क्या है कि भाई पहले था, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 5, अब कितना हो गया बढ़ के 9 और 11। आप मुझे बताओ आपके हिसाब से कितना इंक्रीज हुआ, मतलब हमें कितना दिख रहा है, भाई पहले नंबर 4 था, अब 5 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे 5 इंक्रीज हुआ रेशो की फॉर्म में। यहां से कितना इंक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज हुआ। लेकिन ये तो दोनों सेम होना चाहिए। सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों नंबर में सेम चीज ऐड की है। तो अगर सेम वैल्यू ऐड की है ना, तो ये जो रेशो में जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ना बेटा, ये दोनों भी सेम होने चाहिए। ये बात समझ में आई नहीं आई। हमने इंक्रीज करा था 5-5, लेकिन रेशो की फॉर्म में कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 और 6, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों नंबर में सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्या सेम है, नहीं है। अगर सेम होता
काम आसान हो जाता। लेकिन क्योंकि सेम नहीं है तो क्या करेंगे, अब सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, देखो ये बेटा ये कॉन्सेप्ट हर उस लैंग्वेज पे एप्लीकेबल होगा जहां पे आप रेशो में सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सेम वैल्यू माइनस कर रहे हैं, वेदर इट इज सैलरी, वेदर इट इज नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनका हाइट, उनका वेट, कुछ भी हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हर एक क्वांटिटी में जिसका रेशो पता था सेम वैल्यू या तो ऐड की है या माइनस की है, तो जो नया रेशो होगा वो हमेशा उसी रेट से, मतलब सेम, सब में सेम चेंज आएगा, या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो सेम था ही नहीं तो सेम करेंगे। 4 और 5 का डिफरेंस 1, सेम कैसे करेंगे, डिफरेंस लेके। 9 और 11 का डिफरेंस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो नया रेशो कितना आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 9 रेशो 11। अब ध्यान से देखो, पहले कितना बड़ा था, 5 और 6 रेशो की फॉर्म में, अब कितना बढ़ रहा है, देखो 8 से 9 हो गया, 1 बढ़ा, 10 से 11 हो गया, 1 बढ़ा। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ना रेशो में, ये दोनों तरफ सेम होना चाहिए। कब सेम होना चाहिए, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जब लैंग्वेज में बोले कि उनको सेम रेट से इंक्रीज करा गया है या सेम रेट से उनको डिक्रीज किया गया है। बात समझ में आई नहीं आई, अब सेम है ना। हमारे हिसाब से नंबर कितना इंक्रीज हुआ, 1, क्वेश्चन के हिसाब से 5, मतलब उस एक यूनिट की वैल्यू कितना है बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से 5। पहला नंबर था कितना, 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना है, 8 पंजे 40, मतलब वो नंबर क्या था, 40। 10 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो 1 की वैल्यू 5, 10 की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50, तो बेटा दूसरा नंबर क्या था, वो 50। ये बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई कैसे काम करना है। तो इसी स्टेटमेंट को ध्यान रखो, ये अलग अलग लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखाता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बोल सकता है द रेशो ऑफ 3 number is 2:5:7, 2:5। भाई 3 नंबर है जिनका रेशो कितना है, 2:5:7, and each number is decreased by 15, then their ratio becomes 1:4:6। तो आपसे क्या बोल देगा, फाइंड दी नंबर्स, पहले लैंग्वेज को समझो क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे इस बात को समझने का, जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया है। हमसे बोला गया है 3 नंबर है, तो 3 नंबर अपनी मर्जी से मान लो ए बी सी। एक नंबर था ए, दूसरा नंबर है बी, तीसरा नंबर है सी, और जिनका बेटा रेशियो कितना है, 2:5:7। अब ध्यान रखना, इन क्वांटिटी में अगर हमने तीनों में या 4 भी होते ना, तो चारों में अगर सेम क्वांटिटी ऐड की है या माइनस की है, तो जो नया रेशियो आएगा ना एबीसी का, मैंने क्या किया है भाई, तीनों नंबर को 15-15 से बढ़ा दिया, तीनों में 15-15 ऐड कर दिया। अगर बेटा तीनों में 15-15 ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद नया रेशियो कितना आ गया, सॉरी माइनस कराए ना, हाँ भाई हमने जो है 15 माइनस कर दिया, तीनों नंबर में से माइनस कराए, तो क्या करेगा, घटेगा। तो क्या तीनों में सेम रेट से घट रहा है, देखो 2 से कितना गया, 1 घटा, 5 से कितना घटा, माइनस का 1 घटा, 7 से कितना घटा, क्योंकि ऑलरेडी तीनों में सेम है। अगर ऑलरेडी सेम है तो काम आसान हो गया, आपको बेटा सेम करने की जरूरत है ही नहीं। मतलब आपके हिसाब से तीनों नंबर में से क्या घटा, 1 घटा, क्वेश्चन के हिसाब से 15, तो 1 की वैल्यू कितना है आपके हिसाब से 15। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो बेटा इनिशियल नंबर क्या थे, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू कितना है 75, ठीक है, सी की वैल्यू कितना है, तो सी की वैल्यू था कितना 7, एक की वैल्यू 15, तो बेटा 15 सत्ते 105। समझ आया नहीं आया, तो बिना एक्स माने, बिना बेटा आपको जो है क्वेश्चन में दिमाग लगाए, कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा है ना वो आपको आता है तो। देखो मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा बट आपको समझ में आएगा कि सेम चीज हो रही है, या तो ऐड करोगे या माइनस करोगे। अगला देखो,
इसीलिए हम बोलते हैं बेटा रेदर देन कि आप टाइप वाइज इन क्वेश्चंस को पढ़ो, कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप शुरू कर दिया ना, काम बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। जैसे अब देखो एक स्टेटमेंट है, मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे आगे देखो कि भाई 4 year ago the age of father is twice of his son। ठीक है, 4 year ago the age of father is twice of his son। ठीक है, एंड आफ्टर 6 years ठीक है, फादर्स एज बिकम्स 7/4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। आपसे बोल देगा भाई फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, फादर एंड सन की आपको बतानी है प्रेजेंट एज। क्वेश्चन समझ आया? देख लो, आपको लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है ना उस पर ध्यान देना है। भाई अभी क्या बोला है, 4 year ago 4 साल पहले। अच्छा देखो, अब एजेस वाले क्वेश्चन की खास बात क्या है, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मान लो बेटा इस साल आपकी एज है 18 साल। ठीक है, मान लो मेरी एज कितनी है बेटा, 25 साल मान लेते हैं। तो 5 साल के बाद क्या होगा भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी एज 6 साल बढ़ जाएगी। तो एजेस वाले क्वेश्चन में ये फायदा होता है कि आज जो भी एज है ना हम दोनों की, वो अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में सेम रेट से इंक्रीज होगी। मतलब मेरी एज भी 5 साल बढ़ेगी, तुम्हारी एज भी 5 साल बढ़ेगी। इसका मतलब क्या बना, अगेन सेम कॉन्सेप्ट बन गया जो मैंने आपको सिखाया कि अगर रेशो में दोनों क्वांटिटी में सेम वैल्यू ऐड की है तो भैया रेशो सेम रेट से बढ़ेगा या घटेगा, अलग अलग पे काम कर लेंगे बाद में। बात समझ आया? तो लैंग्वेज नंबर की फॉर्म में हो, ऐसे दे रखा हो 3 नंबर में दे रखा हो, या एजेस वाला क्वेश्चन हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखा कहीं पे भी हो, कॉन्सेप्ट वही है। अगर सेम रेट से बढ़ा तो भैया रेशो सेम होना चाहिए, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, जैसे भी मैंने आपको बताया था डिफरेंस लेके। इसको लिखना कैसे है, अब 4 year ago द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस ऑफ हिज सन। देखो बेसिक तरीका भी है, एक्स मानो 4 माइनस करो फिर 6 ऐड करो निकाल लो, कुछ नहीं करना। मान लेते हैं प्रेजेंट एज फादर की यहां पे है, ये क्या है इसकी प्रेजेंट एज। तो आज से 4 साल पहले, मतलब माइनस के 4 साल बेटा पीछे गया होगा, तो फादर और सन की एज का रेशो निकालो, क्योंकि हमें रेशो पे काम करना है। अगर ट्वाइस है, उसने बोल दिया देखो फादर की जो एज है वो कितना है बेटा, ट्वाइस ऑफ सन, ब्रेक करा, तो यहां से आप कह सकते हो कि फादर अपॉन सन का बेटा रेशो कितना आ गया। ये सीख के आए ना हम यहाँ पे क्लास नंबर 1। तो लैंग्वेज से रेशो निकालेंगे, तो 4 साल पहले उनकी एज का रेशो था 2:1। अब क्या बोल दिया, 6 साल बाद, 6 साल मतलब प्लस के 6 साल कहां से, प्रेजेंट एज से। 6 साल बाद बेटा फादर की एज क्या हो गई, 7/4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। जो फादर की एज है वो 7/4 होगी किसका, सन्स का। तो रेशो कितना, ये तो आप 7/4 यानी कि 7:4। आप एक चीज पे ध्यान दो कि भाई दोनों की एज देखो, ये थी प्रेजेंट एज, ये कौन सी है बेटा, प्रेजेंट एज। यहां से 4 साल पहले, यहां से 6 साल बाद, तो इनकी एज का गैप कितना है, तो टोटल गैप आप देखोगे 10 साल का। टोटल गैप कितना है, मतलब इसकी एज भी यहां से यहां तक 10 साल बढ़ी और इसकी एज भी बेटा 10 साल बढ़ी, मतलब दोनों में 10-10 साल ऐड किए हैं। तो इनका जो एज का रेशो है ना वो भी सेम रेट से बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ रहा है बेटा, पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 7, कितना इंक्रीज हुआ 5। पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 4, कितना इंक्रीज हुआ 3। ये 5 बढ़ रहा है, ये 3 बढ़ रहा, हो ही नहीं सकता।
क्योंकि दोनों में 10-10 साल ऐड किए हैं तो दोनों की एज भी सेम रेट से बढ़नी चाहिए। अगर ये समझ आ गया ना आपको एक बार में, क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएंगे बेटा सोल्व करने। विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप इन ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। सेम कैसे करेंगे देखो, इन दोनों का डिफरेंस, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 7 और 4 का डिफरेंस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो नया रेशो 6 और 3। ध्यान रखना जब आप नया रेशो निकालोगे ना तो ओल्ड रेशो पे आपको काम नहीं करना है। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो ओल्ड रेशो पे काम करते हैं, अब नहीं करना। इसका मतलब क्या है, फादर की एज थी 6 4 साल पहले, सन की एज थी 3, इस तरीके से काम करना है। आगे बेटा यहां किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया देखो 7 रेशो। अब चेक करो, 6 से बड़ा 7 मतलब 1 इंक्रीज हुआ है, 3 से बड़ा 4 मतलब 1 इंक्रीज हुआ है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। दोनों सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों की एज में हमने सेम क्वांटिटी ऐड करी है एंड दैट इज 10 ईयर्स 10 ईयर्स, इसलिए दोनों सेम होना चाहिए। माइनस करते तो सेम रेट से घटना चाहिए, नहीं घट रहा है तो बेटा डिफरेंस लेके सेम कर देंगे। बात समझ आ रही है। यहां पे आप कह सकते हो कि भाई हमारे हिसाब से बड़ा है 1, 1 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 4 साल पहले 6 साल बाद दोनों कितना बड़ा है बेटा 10 साल, तो 1 की वैल्यू 10। किसी एक पे भी काम कर लो, तो 4 साल पहले फादर की एज कितना है, तो 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा बेटा 60। सन की एज कितना है 3 यूनिट, ये कब का है 4 साल पहले का, तो कितना जाएगा यहां से 30। ये 4 साल पहले का था, तो आज क्या पूछा उसने, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो बेटा प्रेजेंट एज निकालने के लिए दोनों में 4 4 ऐड कर देंगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना जाएगा 64, और बेटा प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना आ जाएगा यहां से 34। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया। लैंग्वेज कुछ भी हो, क्वेश्चन का टाइप कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। एक ही कॉन्सेप्ट है जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, और ऐसे मुश्किल से बेटा 2 या 3 कॉन्सेप्ट हैं सिर्फ और सिर्फ रेशो के अंदर जो हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होंगे, उनमें से ये एक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, रेदर देन कि आप एजेस वाला क्वेश्चन अलग देख रहे हो, है ना, और नंबर वाला क्वेश्चन अलग देख रहे हो, इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन आप अलग देख रहे हो, सैलरी वाला क्वेश्चन अलग देख रहे हो। ऐसे नहीं करना होता है ना, सब कुछ सेम है, बस आपको चीजें याद होनी चाहिए। देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन लिखता हूं, आपको फिर डिफरेंस समझ में आएगा कि जो आप अभी तक अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं वो अलग है ही नहीं, सब कुछ सेम चल रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं एग्जाम्पल के लिए। वो क्या है देखो, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज बेटा 7:9, 7:9, and the ratio of their expenditure and the ratio of income and the ratio of their expenditure is 3:4। क्लियर है। if they each save rupees 100, find the income of A and B। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो क्वेश्चन अलग ही हम पढ़ते हैं, इनकम का मतलब जो क्वेश्चन है इनकम वाले वो अलग पढ़ते हैं, है ना, कॉइन्स वाले अलग पढ़ते हैं और एजेस वाले अलग पढ़ते हैं। तो मैं आपको वो जो ब्रिज है ना बेटा कॉन्सेप्ट का और टाइप वाइज का, मैं वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो मैंने आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं, बट इतने दिए हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि भाई आपको किस तरीके से पढ़ना है सीडीएस और एफकेट के लिए और क्या पढ़ना है ना, किस तरह की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यहाँ से आपको वो आइडिया लग जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया बेटा, अगर आपने इनको भी अच्छे से पढ़ लिया बहुत कुछ आप लोग यहाँ से सीख के लेके जाओगे, एफकेट के लिए खासकर और सीडीएस के लिए भी। ठीक है, ट्राई करो एक बार खुद से। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 7:9 and the ratio of their expenditure is 3:4 if they each save ₹100। देखो इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो बेटा सेविंग कैसी होगी बराबर, या फिर सेविंग कैसी हो जाएगी अलग अलग। ठीक है, क्लास में दोनों
चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, आपको बस याद होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए आपका। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की इनकम पूछा है। बस यहाँ पे आपको छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो क्या है। और बेटा क्लास में जितने भी फॉर्मूले, जो टोटल मैंने 12 फॉर्मूले आपको लिखाए हैं ना, वो याद होने चाहिए। आपको पता है कि बेसिक रेशो में उन्हीं फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आगे पीछे करके आपको दिख जाएगा, ठीक है। कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको पता है उन्हीं फॉर्मूलों पे देखने को मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इनकम में से क्या माइनस करूं, सेविंग माइनस करूं, क्या मिल जाएगा मुझे, एक्सपेंडिचर। अब आप ध्यान से देखो, इनकम में से सेविंग माइनस कर रहा हूं, और बेटा दोनों की सेविंग कैसी है, सेम है। तो अगर दोनों की मतलब रेशो अलग अलग था, भाई दोनों की इनकम अलग अलग है, लेकिन दोनों की इनकम में से सेम वैल्यू माइनस करी, वो सेम वैल्यू क्या है, रेशो, सॉरी उनका सेविंग। दोनों की सेविंग सेम है, सेम कॉन्सेप्ट बन गया कि भी एक रेशो आपको दे रखा है, दोनों रेशो में से हमने बराबर वैल्यू को घटाया है, दोनों की सेविंग 100 रुपए है, दोनों में से 100 रुपए माइनस कर दिया, इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर मिल गया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बस ये चीज आपको ब्रेक करना है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। बात समझ में आ रहा है नहीं ये वाली बेटा। स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखाया है कि अगर रेशो आपको दे रखा है, उसकी क्वांटिटी में, दोनों क्वांटिटी में अगर आप सेम वैल्यू ऐड करोगे, सेम वैल्यू माइनस करोगे, तो जो नया रेशो और ओल्ड रेशो का डिफरेंस होगा वो भी दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो काम आसान है, सेम नहीं है तो बाय टेकिंग द डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सेम करेंगे। सेम करके आपका काम बेहद आसान हो जाएगा, चाहे क्वेश्चन इसकी फॉर्म में हो, 2 रेशो पे हो, 3 रेशो पे हो, चाहे बेटा एज की फॉर्म में क्वेश्चन हो, फिर चाहे आपका इनकम की फॉर्म में क्वेश्चन हो, आपके कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को उन्होंने चेंज करा है। बस यहाँ पे पता होना चाहिए, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। बात क्लियर है यहाँ तक सबको। कैसे अप्लाई करना है, देखो भाई ए और बी का आपको इनकम का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 7:9। इसका मतलब क्या है, ए की इनकम 7, बी की इनकम 9। उनके एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है, उसको भी लिख लो। देखो एक लाइन में कैसे आंसर आ जाएगा, 3:4। इनकम में से सेविंग माइनस करी है, इनकम में से सेविंग, और दोनों की सेविंग कैसी है, सेम। तो दोनों में से सेम वैल्यू घटाने के बाद जो नया रेशो आएगा, बेटा इन दोनों का डिफरेंस कैसा होना चाहिए। देखो 7 में से 3 घटा तो कितना घटा, 4 घटा। 9 में से 4 घटा तो कितना घटा है, 5। ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग। कैसे होने चाहिए, सेम। क्यों होने चाहिए सेम, क्योंकि दोनों क्वांटिटी में आपने सेम चीज घटाई है, दैट इज 100 रुपए 100 रुपए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, कि सेम का मतलब क्या था, उसका घटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्लियर है भाई, ऐसे बहुत क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो अब क्या करना है, पहले सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, डिफरेंस लेके, क्योंकि सेम नहीं है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 से घट रहा है, दोनों को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, 7 और 9 का डिफरेंस 2, 3 और 4 का डिफरेंस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नया रेशो क्या मिलेगा बेटा, 7 2 जा 14, रेशो 9 2 जा 18। अच्छा यहाँ ओके उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:9, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:8। बेटा बात समझ में आई सबको। अब देखो पहले इनकम था 7, एक्सपेंडिचर था 7, कितना बचा रहा है, 1 रुपया बचा रहा है। 9 में से 8 घटा, कितना बचा रहा है, 1 बचा रहा है। दोनों तरफ सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि दोनों के इनकम की सेविंग कैसी है, बराबर। अगर सेविंग अलग अलग हो जाए तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो कराऊंगा बाद में। बात क्लियर है अभी तक सबको। चाहे एजेस वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका इनकम वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, अगर सेम वैल्यू घटा रहे हैं तो बेटा आपका ध्यान रखो, सेम रेट से घटेगा, सेम रेट से इंक्रीज होगा। बात क्लियर है यहाँ तक भी सबको। तो एक की वैल्यू कितना है आपकी, आप बोलोगे कि सर एक की वैल्यू हमें दे रखी है 100 रुपये, इनकम कितना है, एक की 7, तो एक की इनकम 700। बी की इनकम कितना है, तो एक यूनिट की वैल्यू 100, 9 यूनिट, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है यहाँ तक भाई। देखो ये जो आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन और लिखो, आपको फिर समझ में आएगा भी कि मैं किस चीज की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं। आप मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर
इन अ मिक्सचर इज, ठीक है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज, लेट्स से 4:1 full stop. If 10 liter of milk and 10 liter of water is removed, then find the, sorry, then कितना कितना घटाया है मैंने, 10 लीटर। If 10 liter of milk and 10 liter of water is removed, then their ratio becomes, कितना लिख लेते हैं इसको, 10:1, देन देयर रेशो बिकम्स 10:1। अगेन दिमाग लगाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ लैंग्वेज चेंज होगी, बिल्कुल देखो लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो गई है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, लैंग्वेज कुछ भी हो आपको ध्यान देना है क्या कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क पड़ा, उस चीज पे ध्यान दो। जैसे द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज, खुद से ट्राई करो एक बार कि भाई मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रखा है बेटा 4:1, ठीक है 4:1, और दोनों रेशो में से अगर मैं 10-10 लीटर, देखो 10 लीटर मिल्क 10 लीटर पानी दोनों सेम रेट से घटा रहा है तो मतलब भाई जो नया रेशो है ना मिल्क और वाटर का वो भी सेम रेट से घटना चाहिए। कितना आ रहा है ये 10:1, ये कितना, ये तो बढ़ रहा है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर दोनों में से आपने 10-10 लीटर घटाए हैं तो जो नया रेशो आएगा वो घटना चाहिए, अगर ऐड किया होता तो बढ़ना चाहिए था। क्या बढ़ रहा है बेटा, नहीं बढ़ रहा, बस चेक क्या करना है, रेशो दे रखा है दोनों क्वांटिटी में या तो सेम वैल्यू घटाई है या सेम वैल्यू ऐड की है, तो यहाँ के यहाँ का डिफरेंस या मतलब इंक्रीज या डिक्रीज सेम होना चाहिए, नहीं है तो कैसे करेंगे, 4 और 1 का डिफरेंस 3, 10 और 1 का डिफरेंस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा तो नया रेशो आएगा बेटा 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, रेशो 3 1 जा 3। बात क्लियर है, अब चेक करो भाई पहले मिल्क कितना था 36, कितना घट गया अब 10 लीटर घटाने के बाद 6 घटा, पहले कितना था 9, अब कितना हो गया 6 घटा। बात समझ में आया नहीं आया, मतलब 6 की वैल्यू कितना है बेटा, हमारे हिसाब से मिल्क और वाटर दोनों तरफ सेम घटा था तो सेम कितना घट रहा है वो 6 मतलब 6 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू कितना जाएगा 5/2। क्या पूछा उसने, मान लो मिल्क पूछ लिया, फाइंड दी क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर के अंदर बेटा मिल्क कितना था, तो मिल्क कितना आपका 36 यूनिट, तो 5/2 इंटू 36 निकाल देंगे, कितना जाएगा बेटा यहाँ से, और 18 पंजे 90 आपका आंसर। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही कि भाई आपको किस तरीके से काम करना है। तो लैंग्वेज कुछ भी हो आपको बस ध्यान ये देना है कि भाई जब आप मिल्क और वाटर का मिक्सचर, चाहे वो मिक्सचर का बेटा क्वेश्चन हो, चाहे एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, ठीक है, फिर चाहे आपका एजिस वाला क्वेश्चन हो, फिर चाहे आपका इनकम वाला क्वेश्चन हो, अगर इनकम वाले में सेविंग सेम है, सेम कॉन्सेप्ट, या ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ बेटा, लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि भाई मिल्क और वाटर का जो रेशो है किसी कंटेनर में वो है बेटा लेट्स से 5:4, 5:4 इफ, ठीक है 10 लीटर ऑफ वाटर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन, 10 लीटर ऑफ वाटर एंड, अभी देखो एक कॉन्सेप्ट और ये अलग अलग भी तो हो सकता है, अभी तक मैंने आपको सेम कराया, ये अलग भी हो सकता है, एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क आर एडिड, इस बार हमने क्या करा उनको, इस वाले में रिमूव किया था, अब इनको ऐड कर दिया। भाई हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो था 5:4 किसी कंटेनर के अंदर, अब हमने क्या करा 10 लीटर पानी और 10 लीटर मिल्क हमने जो है ऐड कर दिया। अगर ऐड कर दिया
तो उनका जो न्यू रेशो है, ठीक है, देन देयर रेशो बिकम्स 6:5। कितना जाएगा? 6:5। क्या पूछेगा? फाइंड। बेटा आपसे क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है मिल्क इन दी, फाइंड दी क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कहां पे? इन दी इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, तो क्वेश्चन को ठीक से लिख लेना। आप कैसे लिखोगे कि भाई इन अ कंटेनर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 5:4 इफ 10 लीटर ऑफ वाटर एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क आर एडिड टू द मिक्सचर देन देयर रेशियो बिकम्स 6:5। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर। क्लियर है मेरी बात सभी को? लैंग्वेज समझ में आ गई? ट्राई करो एक बार खुद से। क्या करना है, लिख लेते हैं कि भाई मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था? 5:4। इस बार ऐड कराए, ऐड कराए तो नया रेशो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कितना हो गया? 6:5। सेम रेट से बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ रहा है? देखो 5 से 6 बढ़ा, 4 से, दोनों में 1 बढ़ रहा है। अब देखो जिस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सेम होगा ना, वहां पे आपको पेन उठाने की जरूरत है ही नहीं। अगर सेम नहीं था तो सेम करेंगे, ठीक है। आपको हो सकता है बेटा 15 सेकंड 20 सेकंड आपको लग जाए, लेकिन जहां पे सेम है ऑलरेडी, यहां तो काम और आसान हो गया। मतलब 1 की वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 10। आपके हिसाब से 1 बढ़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से 10 बढ़ा है, 1 की वैल्यू 10। मिल्क है कितना इनिशियल मिक्सचर में? 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू डायरेक्ट बेटा 50 आपका आंसर। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, जितना मैंने अभी तक आपको लिखाया है। चाहे बेटा आपके मिक्सचर वाले क्वेश्चन हो, अगर ये सेंस आपको कहीं पे दिख रहा है कि सेम रेट से ऐड किया, सेम रेट से घटाया, हमेशा सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो सेम कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखा दिया। चाहे वो क्वेश्चन एजिस का हो, चाहे वो क्वेश्चन इनकम का हो, चाहे वो क्वेश्चन आपका जो है बेटा नॉर्मल ऐसे दे रखा हो, नंबर्स की फॉर्म में दे रखा है ना, नंबर ऑफ पर्संस की फॉर्म में दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है कहीं पे भी आए। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। एक बार ध्यान से देखो बेटा इसको, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है, चलो। और धनक ना भी बेटा और भी बहुत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि बस ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने क्लास में आपको लिखवा रखे हैं। ठीक है तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखवाए, अच्छा अगर ये अलग अलग हो जाए तो क्या होगा, वो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखाया है, तो उसको रिवाइज कर लेना बेटा घर से। यहाँ पे देखो, है ना, अलग अलग हो सकता है। एज की फॉर्म में भी तो अलग अलग, मतलब एज में तो खैर कभी अलग होगा ही नहीं है, क्योंकि एज हमेशा सेम रेट से इंक्रीज होगी और सेम रेट से डिक्रीज होगी। सेविंग अलग अलग हो सकती है, तब कैसे करेंगे? नंबर अलग अलग इंक्रीज हो सकते हैं, तब कैसे करेंगे? ठीक है, चलो। अब इसमें बेटा रेशियो के अंदर एक चीज और है, जो एक कॉन्सेप्ट और आपको दिखेगा, दैट इज पार्टनरशिप। ठीक है, दैट इज पार्टनरशिप। ध्यान रखना, जो कॉइन्स वाले क्वेश्चंस मैंने आपको लिखाए थे ना बेटा, उन पे भी कमांड करना है कि कॉइन्स के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। और ऐसे सिर्फ कॉइन्स वाले नहीं है, ऐसे 10 तरह की और लैंग्वेज है जो आपको दिख सकती हैं। तो वो सारे के सारे फॉर्मूले जो क्लास के अंदर मैंने आपको लिखाए हैं, उनको याद रखना कि भाई उन पे हम जो है अप्रोच कैसे करेंगे, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कौन बताएगा ये? वो सारे के सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए हैं, उनमें आपको कमांड होना चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है, आपको पार्टनरशिप में किस बात का ध्यान रखना है? तो पार्टनरशिप में बेटा एक ही फॉर्मूला है, जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे उनमें से पार्टनरशिप वाला भी एक फॉर्मूला था। तो पार्टनरशिप को अलग से देख लेते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट जो पार्टनरशिप के अंदर जितने भी लोग आए हैं, ए बी सी, मतलब 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, पार्टनरशिप के अंदर बेटा जितने भी लोग आए हैं ना, उनके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा डिवाइड होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में। गौर से समझो, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट का जो रेशो होगा, वो हमेशा डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझो कि भाई एक पार्टनरशिप है बेटा,
ए और बी एक पार्टनरशिप में गए, ठीक है, लैंग्वेज कैसे आएगा, ए एंड बी एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप, और ए ने इन्वेस्ट करे लेट्स से बेटा 500 रुपये, ठीक है, बी ने इन्वेस्ट करे 800 रुपये, ठीक है, कितने टाइम के लिए, अगर टाइम कुछ भी नहीं दिया, क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर टाइम कुछ भी नहीं दिया मतलब 1 साल। मैंने देखो ए ने इन्वेस्ट करा 500 रुपये, बी ने इन्वेस्ट करा 800 रुपये, कितने टाइम के लिए, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, शॉर्ट में लिखा देता हूं मैं आपको, फाइंड दी रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट, ऑफ देयर प्रॉफिट, या तो बोल देगा ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट, क्या बोल देगा आपसे, एनुअल प्रॉफिट, अगर कुछ नहीं दिया तो 1 साल। लैंग्वेज समझ में आया भाई, ए एंड बी एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप, लैंग्वेज ध्यान रखो, ए इन्वेस्ट ₹500, बी इन्वेस्ट ₹800, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट, एनुअल मतलब 1 साल के बाद का आपको बताना है। मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट का जो रेशो होगा जो हम ए और बी में डिवाइड करेंगे वो हमेशा डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो भाई, जो पी क्या है, पी ए क्या है, प्रॉफिट ऑफ ए, पी बी क्या है, प्रॉफिट ऑफ पी, तो इन दोनों का जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो डिपेंड करेगा कि ए ने कितना इन्वेस्ट करा, ए ने इन्वेस्ट करा 500 रुपये, कितने टाइम के लिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम कितना है, एनुअल प्रॉफिट निकालना है तो 12 साल का रेशो, बी ने कितना इन्वेस्ट करा 800 रुपये, कितने टाइम के लिए, एनुअल है टाइम, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है अभी, 12 के लिए, क्लियर है। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से आपको मिल जाएगा ए और बी के प्रॉफिट का रेशो, मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशो होता है पार्टनरशिप के अंदर दो लोगों के बीच में, उसी रेशो में हम क्या डिवाइड करेंगे, उनका प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे। अब देखो क्योंकि टाइम सेम है तो यहां से आपको एक चीज और दिख जाएगा, अगर टाइम सेम है तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो ही क्या होता है, प्रॉफिट का रेशो। अगर उनका बेटा प्रॉफिट, अगर उनका इन्वेस्टमेंट सेम होता तो उनका टाइम का रेशो ही प्रॉफिट का रेशो। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट आप दिमाग में रखो कि भाई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम एक रेशो, इफ, ठीक है मैं फिर भी यहां लिख देता हूं, चलो, इफ टाइम इज सेम, इफ टाइम इज सेम तब क्या होगा, देन their profit ratio is same as their investment ratio, their investment ratio। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे यहां पे कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट सेम होता, इफ, ये पूरा इसको लिख लेना बेटा, इन्वेस्टमेंट रेशो, इन्वेस्ट रेशो नहीं इन्वेस्टमेंट रेशो, इफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, अगर इन्वेस्टमेंट सेम है देन देयर प्रॉफिट रेशो, देयर प्रॉफिट रेशो इज सेम एज देयर टाइम रेशो। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर अलग अलग हैं तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, अगर टाइम सेव है तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो ही प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट सेम है तो टाइम का रेशो ही क्या बन जाएगा, उनके लाभ का रेशो बन जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको लिखा है तो 2 जीरो से 2 जीरो तो 5:8, ये क्या है, उनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो, तो यही क्या बन जाएगा, उनके प्रॉफिट का रेशो, कि भाई ए को मिल रहा है 5 का प्रॉफिट, बी को मिल रहा है 8 का प्रॉफिट। समझ आया नहीं आया कि भाई पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में कैसे बनेंगे और किन बात का आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन ना बेटा इसी पर डिपेंड करेंगे। बस आपको ये देखना है कि जो भी पर्सन पार्टनरशिप के अंदर हैं वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लिख लो अंडरस्टैंडिंग के लिए। भाई ए और बी एक पार्टनरशिप में गए हैं बेटा, जिसमें ए इन्वेस्ट कर रहा है 1200 रुपये, लैंग्वेज आपको मैं अभी लिखा दूंगा इसमें, एंड बी इन्वेस्ट कर रहा है ₹1500। ठीक है, तो ए इन्वेस्ट ₹1200 फॉर टाइम 8 मंथ्स एंड बी इन्वेस्ट ₹1500 फॉर, ठीक है, 10 मंथ्स। क्या पूछेगा आपसे,
लैंग्वेज देख लो पहले भाई। ए एंड बी एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट ₹1200 एंड ₹1500 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड दे इन्वेस्ट, ठीक है, मनी फॉर 8 मंथ एंड 10 मंथ रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट। यानी कि इसके बाद ये जो पार्टनरशिप में आए थे ना, तो 8 महीने के तक और 10 महीने तक जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा, उसके बाद उनके लाभ का रेशो बताओ क्या होगा, कि जो लाभ इनको मिला टोटल वो ए और बी में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। वेजेस की फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। मैंने क्या बताया था कि भाई प्रॉफिट का जो रेशो होगा ए और बी का, ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो के बराबर होगा। मतलब ए का लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए ने कितना इन्वेस्ट करा, कितना इन्वेस्ट करा भाई 1200, कितने टाइम के लिए 8 महीने के लिए, टाइम दोनों का सेम होना चाहिए, 8 महीने के लिए रेशो। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो किसके साथ निकालेंगे, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 1500, कितने टाइम के लिए 10 महीने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशो है ना ए और बी का, वही क्या है उनके प्रॉफिट का रेशो। बात क्लियर है यहां तक। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और किसी से कट रहा है तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो यहां पे आप कह सकते हो कि ए और बी के प्रॉफिट का रेशो कितना आएगा, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। मतलब ए को मिला 16 का प्रॉफिट, बी को मिला 25 का प्रॉफिट। अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होती तो कंपेयर करना आपको आता है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ भी किसी को। पार्टनरशिप में जो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको लिखाए हैं समझ में आया कैसे करना है। बस आपको ध्यान उसी चीज पे देना है, प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए ध्यान दो, कितना इन्वेस्ट करा, कितने टाइम के लिए किया, ठीक है। एक और ले लो, एक और क्वेश्चन लिख लो बेटा प्रैक्टिस के लिए। ए एंड बी एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप, लैंग्वेज सेम है। ए इन्वेस्ट रुपीज, ठीक है 5000, ए इन्वेस्ट रुपीज 5000 फॉर, ठीक है 11 मंथ्स, एंड बी इन्वेस्ट रुपीज लेट्स से 4000, ठीक है 4000 फॉर अ ईयर, फॉर अ ईयर। बस लैंग्वेज में उसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। बट आफ्टर 4 months, बट आफ्टर 4 months, ठीक है, ए विड्रॉल रुपीज 1000, फुल स्टॉप। फाइंड the ratio of their annual profit, ठीक है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज समझो इसकी भाई। ए एंड बी एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट रुपीज 5000 एंड 4000 रेस्पेक्टिवली। दे इन्वेस्टेड देयर मनी फॉर 11 months एंड फॉर अ ईयर रेस्पेक्टिवली, दोनों में आपको जो है बोल देगा। बट आफ्टर 4 month ए विड्रॉल रुपीज 1000, फुल स्टॉप, बात खत्म हो गई। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट, आपको बताना है कि भाई ए और बी का एनुअल प्रॉफिट मतलब 12 महीने के बाद का, 1 साल के बाद का आपको बताना है कि उनके लाभ का रेशियो क्या होगा। एक बार खुद से ट्राई करो पहले, क्योंकि पार्टनरशिप में बेटा अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और सीडीएस के अंदर आते भी हैं, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे करना है देखो, आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर मुझे ए और बी के लाभ का रेशो निकालना है तो लाभ का रेशो हमेशा डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो पे। ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है 5000 रुपये, कितने महीने के लिए 11 महीने के लिए। बी कर रहा है 4000 रुपये 12 महीने के लिए। अगर क्वेश्चन इतना होता तो बेटा हम लिख देते हैं 5000 इंटू 11 एंड 4000 इंटू 1 साल, 1 नहीं करेंगे। अगर टाइम मंथ में है तो दोनों तरफ मंथ में होना चाहिए, अगर दोनों तरफ या फिर साल में होना चाहिए। तो 1 साल का मतलब 12 महीने। तो लिखते हैं 5000 इंटू 11, 4000 इंटू 12 और निकाल देते। लेकिन उसने कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दी है, बट आफ्टर 4 month
ए विड्रॉल ₹1000। अब आपको दोनों स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन दिख रही होगी कि भाई 5,000 रुपये इन्वेस्ट करें, तो वो क्या करेगा ना, लैंग्वेज को चेंज करेगा। वो कैसे बोलेगा, देखो ध्यान रखना, या मैं इस लैंग्वेज को कैसे बोलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए इन्वेस्ट ₹5,000 एंड बी इन्वेस्ट ₹4,000, ठीक है, बट आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉल ₹1,000। अब टाइम ऐसे आएगा, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट। अब समझ में आया भाई, या तो वो इनिशियल टाइम देगा या फिर ये कंडीशन देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। तो हमने क्या काम करा, क्वेश्चन को दोबारा लिखो अगर आप लोगों ने बेटा ठीक से नहीं लिखा है तो। A and B enters into a partnership with investment ₹5,000 and 4,000 respectively। बात खत्म हो गई। But after 4 month A withdrawal ₹1,000। 4 महीने के बाद A ने 1,000 रुपये निकाल दिए, 4,000। तो व्हाट इज दी, या फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट। आपको बताना है उनके एनुअल प्रॉफिट का रेशो। प्रॉफिट का रेशो मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ए ने, आपको पता है कंडीशन कहाँ की है, 4 महीने के बाद 1,000 रुपये निकाल दिए। तो 4 महीने तक उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, अगेन इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो बेटा 4 महीने तक इन्वेस्ट करे 5,000, 5,000 इंटू 4 महीने। उसके बाद क्या करा, 1,000 रुपये निकाल दिए, तो प्लस 1,000 रुपये निकाल दिए, तो अब कितने बचे, 4,000 रुपये। कितने टाइम के लिए उसने पूछा है, एनुअल प्रॉफिट। एनुअल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने यहाँ हो चुके हैं, कितने महीने बचे, 8 महीने। यह है टोटल एक ही इन्वेस्टमेंट पूरे 1 साल के लिए। बात क्लियर आ रही है। तो कब कितना बढ़ा रहा है, कब कितना घटा रहा है, सब एक साथ आएगा। आपको टोटल 1 महीने का निकालना है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया है, कितने कितने टाइम, जैसे 4 महीने तक सिर्फ 5,000, फिर अगले 8 महीने में 4,000। बात समझ में आ रही है, क्योंकि टोटल एनुअल बोला है तो 8 और 4 12 हो गए। कुछ और कंडीशन होती आगे, उसको हम देख लेते। रेशो बेटा बी में कुछ बदलाव भी नहीं हुआ। बी ने जो है पूरे 12 महीने के लिए कितना इन्वेस्ट करा है, 4,000 इन्वेस्ट करा है पूरे 12 महीने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा आपको, ये था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो, और यही उनके लाभ का रेशो हो जाएगा। बात क्लियर है सबको। तो 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ पे बेटा 3 जीरो से, ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो नया रेशो कितना दिख रहा है आपको, देखो यह जाएगा 5, 4 दूनी 8। तो ए और बी के प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा 13 रेशो, है ना, 4 दूनी 8, 4 12 और 1 13। और यहाँ कितना हो गया बेटा, ये 12। यहां तक समझ आया नहीं आया। पार्टनरशिप में कोई डाउट है किसी को, काम किस पे करना है हमेशा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। देखो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी सेम रहेगी। कितना भी चेंजेस आपने क्वेश्चन में किया हो, हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो ही फाइंड करना है। तो बेटा पार्टनरशिप में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है, पार्टनरशिप में एक ही फॉर्मूला है जिस पे आपको काम करना है कि भाई जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चाहे 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी कंडीशन दे रखी होगी इस तरीके से उसका ब्रेक करोगे पूरे टाइम के लिए, जितने टाइम के बाद आपसे लाभ पूछा है, ये लाभ का रेशो पूछा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आज अभी तक हमने क्या क्या सीखा बेटा, ये 2 नई फॉर्म देखी थी कि अगर इंडिविजुअल रेशो कॉमन नहीं है ना, अगर इंडिविजुअल रेशो कॉमन नहीं है तो एबीसी का रेशो कैसे निकालेंगे, कुछ अगर आपको समीशन में दे रखा हो, अगर 2-2 का समीशन दे रखा है तो रेशो कैसे निकालेंगे, है ना, इंडिविजुअल रेशो तक। फिर मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया यहाँ पे क्या, कि अगर रेशो में की क्वांटिटी में सेम वैल्यू ऐड की है, सेम वैल्यू माइनस की है, तो नया रेशो भी सेम रेट से बढ़ना चाहिए, सेम रेट से घटना चाहिए। नहीं घट रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो बढ़ाओगे, सेम करोगे। सेम कैसे करेंगे, इस तरीके से। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि भाई लैंग्वेज इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, या एजेस वाले क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए, या इनकम एक्सपेंडिचर की फॉर्म में आ जाए, पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। या फिर बेटा मिक्सचर की फॉर्म में आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा सेम रहेगा वो। उसके बाद पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, हमेशा ध्यान रखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो ही
के रेशो में ही हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, ए और बी के अंदर या ए बी सी के अंदर या ए बी सी डी के अंदर। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहाँ पे रेशो के अंदर बेसिकली कल से फिर बेटा आपका स्टार्ट कर देंगे इसमें हम प्रोपोर्शन और वेरिएशन। लेकिन उससे पहले जो लास्ट इसमें, अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर आपने कॉइन्स वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं, है ना। अगेन बेटा सेम फॉर्मूला है ना। अगर आपको फॉर्मूला आता है, अगर आपने जब हम पास्ट ईयर सोल्व करेंगे ना, तो बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लग रहा है कि बच गए, वो मैं आपको पास्ट ईयर में सिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों के मन में एक चीज़ और आ रही होगी कि सर अगर अभी जो आपने कॉन्सेप्ट अभी लिखवाया था कि भी अगर नंबर सेम ऐड कर रहे हैं, अगर नंबर डिफरेंट हो जाए तो, ठीक है, कि भाई अगर नंबर डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा। तब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो डिफरेंट नंबर पे हम काम कैसे करेंगे, ये भी आपको सीखना है। ये कैसे सीखेंगे, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि भी दो नंबर हैं जिनका रेशियो कितना है भाई, जिनका रेशियो है 7:9, जिनका रेशियो कितना है 7:9, यानी कि ए रेशियो भी आपको दे रखा है 7:9। अब क्या करेंगे, मान लो आपने दोनों नंबर को अभी तक, अगर मैं ये बोलता कि भी दोनों को मैंने बढ़ा दिया 5-5 से, ठीक है, और बढ़ाने के बाद दोनों नंबर को 5-5 से बढ़ाने के बाद अगर मैं बात करूं तो आपका कितना आ गया रेशो। लेट्स से बेटा आपका रेशो आ गया 4:5, आपका रेशो कितना आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। आपको बताना है व्हाट आर दी नंबर्स। अभी तक ये कॉन्सेप्ट हम सीख के आ रखे हैं कि दोनों में हमने सेम नंबर को ऐड किया है, दोनों को हमने सेम नंबर को ऐड किया है। तो अगर हम सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या सीखा है इसमें कि भाई ए रेशो बी 7:9, दोनों में 5-5 ऐड किया, तो दोनों में अगर 5-5 ऐड किया है तो नंबर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये बढ़ा 4 से, ये घट रहा है, बात क्लियर है। क्या करेंगे, पहले सेम करेंगे, तो 7 और 9 का डिफरेंस 2, 4 और 5 का डिफरेंस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो नया रेशो कितना आएगा 7:9, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:10। कितना इंक्रीज हुआ 1, कितना इंक्रीज हुआ 1, 1 की वैल्यू 5, तो नंबर क्या मिले 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, आपका आंसर। तो अलग वाला जो होता है बेटा वो मैं आपको लिखा दूंगा इसमें कल प्रोपोर्शन के साथ। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना रखते हैं बेटा। और अगर आप लोगों ने जो पहले वाले वीडियोस थे अगर वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। ठीक है, और इसी बेटा ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, एंड जय हिंद।